नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के सेशन में। एक बार फिर पिछली वीडियो में हम लोगों ने वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित चैप्टर इसका अध्ययन कर लिया था। साथ ही साथ विकास से संबंधित कुछ मुद्दे, उसकी अलग से एक वीडियो आई थी, उसे आप देखेंगे। और उन दोनों के सम्मिलित रूप से जो इम्पॉर्टेंट सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, उनके तर्कपूर्ण व्याख्या सॉल्यूशन के साथ में, जैसा कि हर बार होता आता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। ये पहला प्रश्न जो आप देख रहे हैं, बच्चे का विकास परिणाम है ए पालन पोषण का, बी आनुवांशिकता और पर्यावरण के मेल का, सी आनुवांशिकता का और डी है पर्यावरण का। तो जैसा कि पूरे चैप्टर से एक कंक्लूजन आप निकालते हैं कि विकास दोनों तरीके से ही प्रभावित होता है, किसी भी एक का ना होना विकास को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं होता है। इसलिए वातावरण और वंशानुक्रम दोनों ही विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होते हैं। और ये सभी क्वेश्चन हैं, लगभग ये हमें यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से विकास प्रभावित होता है। तो एक ही बात को किस तरह से, कितने तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इस पर यह पूछा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे कम से कम 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तो आता ही है हमेशा के सीटेट में। और इसमें करना बस यही है कि वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित जो दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, उससे संबंधित ऑप्शन को हमें टिक करना होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप उस तरह के ऑप्शन को टिक करेंगे। तो फर्स्ट जो है उसका आंसर होगा बी आनुवांशिकता और पर्यावरण के मेल का। और कुछ विकास के मुद्दे थे, उनसे संबंधित जो है वो भी इसमें बताए जा रहे हैं। और वंशानुक्रम और वातावरण वाला जो चैप्टर था उसके कुछ हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको कराया जा रहा है। दूसरा है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं जो नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करके भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। ए स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, बी अनुशासन और पौष्टिकता, सी आनुवांशिकता और पर्यावरण और डी वृद्धि और विकास। तो खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रशिक्षण करती है क्योंकि उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, तो ये वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण और नित्य वो प्रशिक्षण प्राप्त करती है, यानी यह प्रशिक्षण और वातावरण से प्रभावित होने वाली चीज़ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होती है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बी विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सी सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। और डी है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। तो कौन सी सत्य है ये हमें देखती हैं। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? नहीं, केवल भाषा विकास में नहीं, सांवेगिक सामाजिक सभी प्रकार से पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बी ऑप्शन, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। यह सही आंसर है। कुछ आनुवांशिकता से प्रभावित होता है और कुछ पर्यावरण से, और दोनों का जब मेल होता है तो पूर्ण विकास सतत रूप से चलता है। बाकी जो सी ऑप्शन है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है, इसका मतलब यहाँ पे वंशानुक्रम को 100% मान लिया गया, तो वो गलत। डी अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकती है। तो कोई अगर जेनेटिक रोग होगा, हेरिडेटरी फैक्टर से संबंधित रोग होगा, तो वो पौष्टिक आहार से ही और अच्छी देखभाल से ही दूर नहीं होगा, जबकि उसका कारण जीन होंगे। तो इसलिए से बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगले प्रश्न पर आते हैं, मानव जाति में वे कौन से वैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। ए पर्यावरण का अंतर, बी आनुवांशिकता का अंतर, सी आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सी ऑप्शन, आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। कैसे? मैंने बताया था वैयक्तिक विभिन्नता, अगर किसी भी क्लास में 30 या 40 बच्चे हैं तो वो उनके सीखने की प्रकृति अलग अलग होगी। ये क्यों होगी? उनके घर का परिवेश अलग रहा होगा और जीन यानी पैतृक गुण उनके अलग अलग होंगे। इसलिए
हर एक बच्चा विशिष्ट होता है, यह प्रश्न भी आया था और उसकी व्याख्या इस प्रकार से दी गई थी वैयक्तिक विभिन्नता को आधार मानते हुए, और वह वैयक्तिक विभिन्नता पर्यावरण और वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है ए केवल अनुवांशिकता का, बी पालन पोषण और शिक्षा का, सी अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, और डी केवल वातावरण का। तो इसलिए यहाँ पर जो मानव व्यक्तित्व परिणाम होगा किसका, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ए अनुवांशिकता और वातावरण दोनों बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। बी समवयस्कों और पितृैक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। सी अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, और डी सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता जरूरी है। इसमें से कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। तो अनुवांशिकता और वातावरण दोनों बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। ऐसा भी बिल्कुल फिक्स क्राइटेरिया नहीं रखा जा सकता कि 50% ही अनुवांशिकता से प्रभावित होगा, कोई वातावरण से अधिक प्रभावित होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि कुछ परसेंटेज में वंशानुक्रम करना हो और कुछ वंशानुक्रम से अधिक प्रभावित होगा लेकिन थोड़ा वातावरण से, तो एकदम बराबर बराबर होंगे ये नहीं कहा जा सकता। तो पहला तो गलत, इसमें नहीं होगा। बी है समवयस्कों और पितृैक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। समवयस्कों मतलब अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनसे, यानी वातावरण से लिया जा रहा है, और पितृैक जीन्स मतलब वंशानुक्रम से लिया जा रहा है, इनका सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया था वुडवर्थ का कथन है कि विकास क्या होता है, वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, ना कि योगात्मक होते हैं, ना कि योग होता है। तो इसलिए यहाँ पर समवयस्कों और पितृैक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, ये सही है क्योंकि गुणात्मक होता है। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है। फिर वही प्रश्न पूछ लिया गया दूसरे तरीके से, तो सी ऑप्शन यहाँ पर वंशक्रम एवं वातावरण का। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की ए नाम मात्र की भूमिका है, बी महत्वपूर्ण भूमिका है, सी अपूर्वानुमेय भूमिका है, और डी आकर्षक भूमिका है। तो जाहिर सी बात है महत्वपूर्ण भूमिका है। मैंने कहा किसी भी एक पक्ष के न होने से विकास अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए वंशानुक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व विकास हो, बुद्धि हो, किसी चीज, बुद्धि मैंने बताया था ज़्यादातर हेरिडेटरी से प्रभावित होती है, तो महत्वपूर्ण भूमिका इसका मतलब है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने साफ साफ बताया था, जब वंशानुक्रम की बात हमने करी थी तो उसमें बताया था वंशानुक्रम यानी आनुवांशिकता एक स्थिर सामाजिक संरचना मानी जाती है। मतलब समाज में योगदान देने के लिए सबसे पहला घटक वंशानुक्रम होता है, फिर उसके बाद सामाजिक कार्य अधिकतर वातावरण से प्रभावित होता है, लेकिन उसकी नींव कौन डालता है, वह डालता है वंशानुक्रम। तो इसलिए वंशानुक्रम स्थिर सामाजिक संरचना है और वातावरण चलायमान सामाजिक संरचना है। सबसे मिलजुल कर वातावरण के द्वारा हम अधिक सीखते हैं। फिर उसके बाद में अगले प्रश्न पर आते हैं। बालक का विकास परिणाम है ए वंशानुक्रम का, बी वातावरण का, सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, और डी आर्थिक कारकों का। तो सीधी सी बात है सी ऑप्शन वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है। ए आँखों का रंग, बी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, सी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, और डी चिंतन पैटर्न। इसमें सबसे पहले जो चीज़ प्रभावित होता है वो मैंने कहा था शारीरिक गठन प्रभावित होता है, ठीक है। तो गॉर्डन मैंने बताया था मनोवैज्ञानिक, तो उन्होंने कहा था सबसे पहले कि जो आँखों का रंग है, शारीरिक जीन है, इस प्रकार से ये प्रभावित होती है मुख्य रूप से अनुवांशिकता से, यानी जो शारीरिक वैशेषिक की बात होती है वो सबसे अधिक प्रभावित होती है वंशानुक्रम से। तो इसलिए सबसे उपयुक्त जो उसमें उत्तर होगा वो ए होगा आँखों का रंग। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से डैश
के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ए पौष्टिक की गुणवत्ता, बी संस्कृति, सी शिक्षा की गुणात्मकता और डी शारीरिक गठन। तो मैंने बताया था कि वातावरणीय विकास को आकार बाकी सभी चीज़ देते हैं, लेकिन जो शारीरिक गठन होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हेरिडिटरी से अफेक्ट होती हैं। जैसे लंबाई, बालों का रंग, आँखों का रंग, शरीर की जीन किस प्रकार से है, ये सबसे ज़्यादा वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं। तो निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आधार देते हैं? तो वंशानुक्रम के अतिरिक्त, यानी शारीरिक गठन के अतिरिक्त, वंशानुक्रम से जो प्रभावित होता है, तो शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन शारीरिक गठन जो है वो वातावरणीय कारक नहीं, जबकि वंशानुक्रमीय कारक उसको आकार विशेष रूप से देता है। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर आते हैं। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? ए पर्यावरण, बी जीन, सी आनुवंशिकता और डी होम्योस्टेसिस। तो इसमें होगा सी ऑप्शन, आनुवंशिकता। पैतृक गुणों का ट्रांसफर, और पैतृक गुण जीन होते हैं और उनका ट्रांसफर क्या कहलाता था? आनुवंशिकता कहलाता था। यह मैंने बताया था। तो इसलिए जो सी ऑप्शन आनुवंशिकता होगा वह इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो आप समझ सकते हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण, इसमें सी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? सेम प्रश्न जो मैंने लेक्चर में आपको समझाया है। प्रकृति पोषण विवाद, सक्रियता, असक्रियता, इस प्रकार से 4 बताए थे हमने। सार्वभौमिकता बनाम विशेष संदर्भ, ठीक है, और कॉन्टिन्यूटी यानी सततता बनाम असततता, ये 4 मुद्दे हमने बताए थे। जिसमें बताया था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रकृति पोषण विवाद है, और इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हम लोग प्रकृति को वातावरणीय कारक मान करके गलती से टिक लगा देते हैं। तो उसमें यहाँ पर नहीं कहता प्रकृति मतलब वंशानुक्रम और पोषण मतलब वातावरण। तो यहाँ पर प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो ए जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, बी एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, सी भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, और डी हमारे आसपास का वातावरण। तो जो ए ऑप्शन होगा जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं यानी हेरिडिटी, तो उससे रिलेट करेंगे प्रकृति को। अगर पोषण पूछा होता तो वातावरणीय प्रभाव यानी डी ऑप्शन लगा देते, लेकिन प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो प्रकृति से अभिप्राय वंशानुक्रम से होता है, इसलिए 15 का ए ऑप्शन इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाते हैं। ए क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया? बी भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, सी प्रकृति और पोषण पर बहस, और डी बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। तो इसमें एक पक्ष ये कह रहा है कि वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं, और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि सिखाने पर यानी वातावरण से और प्रशिक्षण ये ज़्यादा प्रभावित करता है सीखने को भाषा के अर्जन में। इसलिए इस पर बहस किस में हो रही है? आनुवंशिकता और वातावरण यानी प्रकृति और पोषण, इन दोनों पर बहस चल रही है। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन प्रकृति और पोषण पर बहस, क्योंकि लिखा हुआ है बच्चे भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है। तो यानी ये हेरिडिटरी पर हो गया, प्रकृति पर बहस, या उनके माता पिता की प्रारंभिक अवस्था में गहन रूप से उन्हें जो सिखाते हैं वो असर करता है। तो ये हो जाएगा वातावरण। तो प्रकृति पोषण पर यहाँ पर बहस हो रही है। अगले प्रश्न पर आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। नैसर्गिक मतलब वंशानुक्रम यानी हेरिडिटरी, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है यानी वातावरण पोषण। तो आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में? प्रकृति और पोषण पर है। प्रकृति मतलब नैसर्गिक रूप से प्रभावित होता है, तो आर्जव ये कहता है कि वंशानुक्रम रूप से प्रभावित होता है, और सोनाली ये कह रही है कि वह परिवेश से प्रभावित होता है, वातावरण से। तो प्रकृति पोषण पर ये बहस है, वाद विवाद है, इसलिए ये डी ऑप्शन इसका प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद, ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रकृति पालन पोषण विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है?
एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। मतलब इसमें टोटल वातावरण को ही क्रेडिट दे दिया गया है, इसका मतलब ये गलत है। बी, बच्चे अनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल रहे हैं। मतलब वातावरण को बिल्कुल यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया गया और टोटली डिपेंडेंसी यहाँ पर वंशानुक्रम से ही दर्शाई गई, तो यह भी गलत हो जाएगा। सी, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों को बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से अनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है, यानी हेरिडिटी को ही यहाँ पे पूरा क्रेडिट फिर दे दिया गया। अगले डी, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, ये इसका उपयुक्त सही होगा। मतलब वंशानुक्रम और पर्यावरण ये दोनों एक दूसरे से गुणात्मक संबंध रखते हैं, तभी गुथे हुए बोला गया, और यह दोनों विकास को प्रभावित करते हैं बराबर रूप से। ठीक है, तो यही इसका उत्तर सही होगा, यानी 18 का डी ऑप्शन। और अंतिम प्रश्न पर यहाँ पर आते हैं, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रकृति अनुवांशिकता से और पोषण वातावरण से। तो प्रकृति पोषण अनुवांशिकता और वातावरण से संबंधित है, जो कि यहाँ पर ए ऑप्शन है, अनुवांशिकी एवं वातावरण, यह आपका सही विकल्प होगा। तो पर्यावरण और वंशानुक्रम, इससे रिलेटेड हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए। आप लोगों ने यह चीज़ इसमें देखी होगी कि एक ही मतलब होता है इनका कि वंशानुक्रम और वातावरण की बराबर भागीदारी प्रश्नों में दिखाना और वही ऑप्शन टिक करवाना, लेकिन उसी वंशानुक्रम और वातावरण को कितने प्रकार से प्रश्नों को बना करके पूछा जा सकता है और कितने प्रकार से आपके आगे आने वाले सीटेट में यह प्रभावी हो सकती है, आप समझ सकते हैं कितने प्रकार से, वह आपने ये एक्सरसाइज करके जानी। साथ ही साथ प्रकृति पोषण विवाद, इस पर किस प्रकार से प्रश्न आते हैं यह भी आप जान गए। उदाहरण के माध्यम से दो लोगों को ले लिया, उनमें विवाद करवा दिया, इस प्रकार के प्रश्न हमने हल किए। सीधा पूछ लिया गया प्रकृति से क्या अभिप्राय है, ये पूछ लिया गया। पोषण से क्या अभिप्राय है, ये अभी तक पूछा तो नहीं गया, लेकिन अगले सीटेट में हो सकता है ये भी आ जाए, आने वाले जो सीटेट एग्जामिनेशंस होंगे। पोषण से क्या अभिप्राय है तो आप बता ले जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछने के कितने तरीके एक ही चीज़ को बताने के लिए होते हैं, यह हम लोगों ने यहाँ पर सीखा। तो इस प्रकार ये वंशानुक्रम और वातावरण और विकास के कुछ मुद्दे से संबंधित टॉपिक और उसके प्रीवियस ईयर प्रश्न ये हम हल कर चुके हैं। अगली कड़ी में इस वीडियो की समाजीकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, कुछ एक चीज़ें इसमें होंगी, तो हमारे साथ इस प्रकार से बने रहिए और चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए और प्रीवियस ईयर प्रश्न उठा करके उनकी प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। आगामी 5 जुलाई को आपका सीटेट का पेपर होना तय है, सुनिश्चित हो गया है यह। तो उस सभी जो अभ्यर्थी सीटेट देने के लिए पात्र हैं और जिन्होंने फॉर्म डाला, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। चैनल से जुड़े रहें, प्रीवियस ईयर करेंगे तो उसमें कोई घाटा नहीं होगा। 15-20 मिनट की वीडियो, बहुत 30 मिनट की वीडियो होती हैं। अगर पर डे आप अपने स्टडी शेड्यूल से 30 मिनट निकाल करके देखेंगे, निश्चित रूप से आपको बहुत ही सहायता अनुभव होगी जब आप पेपर देंगे, खासकर बाल विकास में। तो इसी प्रकार जुड़े रहें, हमारा समर्थन करते रहें। प्लेलिस्ट में जाकर के और भी वीडियोस हमारी देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें और इस प्रकार से अपनी तैयारी समुचित और संयमित रूप से करते रहें रोज। तो अगले वीडियो तक का वेट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।